नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी में हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में। आज बात होगी घुसपैठियों को लेकर। घुसपैठियों को पहचान कर प्रदेश से बाहर निकाला तो जा रहा है। पुलिस और प्रशासन घुसपैठियों की जांच कर रहे हैं और उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है। इधर घुसपैठियों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि छत्तीसगढ़ देश के बीचों बीच पड़ता है, छत्तीसगढ़ तक घुसपैठिए आखिर आ कैसे? तो ये तो मोदी सरकार की नाकामी है अगर ऐसा है तो। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में ही घुसपैठियों को खुली छूट दी गई। घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक है। कांग्रेस देश को बेचना चाहती है। आपको बता दें कि पूरे देश में घुसपैठियों की समस्या गंभीर हो चली है। पहले घुसपैठियों की संख्या पूर्वोत्तर तक सीमित थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के साथ साथ अन्य देशों से अवैध प्रवासी आकर रह रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अवैध अप्रवासियों को चिन्हित करने का कदम उठाया, लेकिन चिन्हित होने के बाद भी घुसपैठियों को आसानी से डिपोर्ट करना संभव होगा या फिर ये देश की भीड़ में खो जाएंगे। आज इसी पर चर्चा होगी, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। पूरे देश में कांग्रेस के शासनकाल में और तृणमूल के शासनकाल में जनसंख्यिकी जो असंतुलन है वो बिगड़ गया, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल ये प्रमुख है, जहाँ घुसपैठियों की सीमा थी। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, अब ये देश भर में फैल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो लोगों ने कागजात बनाया, जैसे बनाया, ये अवश्य जनता को बताना चाहिए, प्रशासन को, कि ये किसके कार्यकाल में कौन अधिकारी ने बनाया, जो 11 लोग हैं उसको। अब कांग्रेस को घुसपैठ करके जनसंख्यिकी असंतुलन पैदा करना वोट बैंक के समान है उसके लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है वो। अभी जिस तरह की सरकार बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, घुसपैठिए की समस्या बड़ी समस्या है, लेकिन कांग्रेस के लिए वो वोट बैंक के समान है या तृणमूल के लिए वो वोट बैंक के समान है। इसलिए इनके बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देश बेच सकते हैं। यहाँ पे रोहिंग्या घुसपैठ बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ दोनों को, गृह मंत्री को भी और मुख्यमंत्री जी को। ये दोनों ने मिलकर कम से कम मोदी जी और अमित शाह का पोल खोलने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पूरे देश में इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर आखिर एक बॉर्डर और एक सीमा से घुसे कैसे, सबसे बड़ा सवाल। जबकि छत्तीसगढ़ मध्य भारत में बसा हुआ है, और मध्य भारत में बसा हुआ है तो फिर बांग्लादेश और अन्य देशों से, म्यांमार, पाकिस्तान से आखिर यहाँ आए कैसे? किस सीमा से आए? किसकी कमजोरी है, किसकी गलती है? आए भी इंटेलिजेंस कहाँ थी तो यहाँ तक घुस आए? इसके लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मोदी सरकार जिम्मेदार है, और मोदी सरकार की पोल, उनकी कमजोरी को उजागर करने का काम यहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो मामला बेहद दिलचस्प है। एक दूसरे के ऊपर गेंद उछाली जा रही है कि आखिर घुसपैठिए अगर इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों में पाए जा रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन पार्टी जिम्मेदार है? वो जो अधिकारी है वो किन की सरकार में इन घुसपैठियों को जो है लाइसेंस दे रहे थे भारत में रहने के लिए? खैर, इसी पे चर्चा करेंगे। रविंद्र सिंह बीजेपी से, श्रुति शुक्ला कांग्रेस से और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले रमेश जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगा कि ये घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ भारत तक सीमित है नहीं। हम यूएस से लेकर तमाम ऐसे देश जहाँ पर हम देखते हैं कि रोज़गार पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कुछ लोग लीगली आते हैं और उसके बाद यहीं पे बस जाते हैं, और कुछ लोग इलीगली शुरू से ही आते हैं और यहाँ पर जैसे तैसे और पैसों का इस्तेमाल करके यहाँ पर रह जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर जिस तरह की गंभीरता होनी चाहिए वो शायद उतनी दिख नहीं रही है, जबकि एक दूसरे पर कह सकते हैं कीचड़ उछालने का काम हो रहा है। अभिषेक जी, इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो इसमें 2-3 चीज बातें स्पष्ट होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जिस बात को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस बीजेपी के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये अकेले छत्तीसगढ़ का मसला नहीं। ये छत्तीसगढ़ में ऐसी स्पेशल कोई पहचान नहीं कराई जा रही है। ये देश के कई राज्यों में, मेरे ख्याल से 18 से अधिक राज्यों में इस तरह का अभियान चल रहा है।
और वो अभियान ना तो राज्य सरकार के निर्देश पर चल रहा है, ना ही केंद्र सरकार के निर्देश पर चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रहा है। इस बारे में आप अवगत होंगे अभिषेक जी। और एक और भी मुद्दा है, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह केवल भारत का विषय नहीं है, यह वैश्विक विषय है। अमेरिका में भी आप देख रहे हैं, ईरान में भी देख रहे हैं, रशिया में भी देख रहे हैं, हर जगह अवैध आव्रजन का मुद्दा छाया हुआ। तो ये जो अभी खास करके छत्तीसगढ़ में जिस प्रकरण को लेकर के हम विवाद के घेरे में हैं, तो आप देखिए ये तो सही है, निश्चित रूप से दीपक बैठ जी ने जो कहा मैं इसका स्वागत करूंगा कि देश की इंटेलिजेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी वो थोड़ा सख्त होनी चाहिए। लोग चाहे जब आए हो, चाहे जिस सरकार के कार्यकाल में आए हो, निश्चित रूप से ये फेल्योरशिप है इंटेलिजेंस का कि लंबे समय से 10 साल से 12 साल से 15 साल से 20 साल से लोग रह रहे हैं और हमको जानकारी अब हो पा रही। तो दूसरा आप देखिए, घुसपैठ होना कोई गंभीर बात नहीं है। उसके लिए अपने देश में जो लोग फर्जी तरीके से गैंग बना करके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ धरपकड़ होनी चाहिए और उनके जो अभियान है उसको रोका जाना चाहिए। तीसरा आप ये देखिए, जो बॉर्डर से लोग आते हैं, जैसे बांग्लादेश से कोई भी भारत आ सकता है, लेकिन उसमें आते समय वो सही तरीके से आते हैं, लेकिन वापस समय से नहीं जाते, फिर यहाँ गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं और यहाँ के मूल निवासी बनने की कोशिश कर जाते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। सरकार जो भी कदम उठा रही है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और इसमें सभी को सहयोग भी करना चाहिए। जी रविंद्र जी, ये बात सच है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे देश के तमाम राज्यों में ये निर्देश दिए थे कि बृहद स्तर पर जांच की जाए, जो जहां घुसपैठिए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाए और बाद में डिटेन किया जाएगा। ये निर्देश थे, अच्छी बात है, गंभीरता से इस काम को किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, जहां पर आप ही की सरकार है, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुद्दा बीजेपी पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल भारी पड़ता नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी गंभीरता के साथ अवैध बांग्लादेशी जो है, म्यांमारी है, उनको सबको भगाने का प्रयास कर रही है। अब बिल्कुल आप रोज देख रहे हैं, रायपुर से भगा रहे हैं, इसको भगा रहे हैं। तो सब एक बार पढ़ रहा था और जो मेरी जानकारी है, होता क्या है, जो अवैध वो होते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, किसी 5वीं या 4थी की स्कूलों का मार्कशीट बनवा लेते हैं, फर्जी तरीके से बनवा लेते हैं। जब वो फर्जी तरीके से बन जाता है मार्कशीट, उसके आधार पर वो क्या कहते हैं, पैन कार्ड भी बनवा लेते हैं, आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं, किसी किराएदार के पास जाते हैं, किरायानामा लिखवा लेते हैं। इस तरह से होता है। अब एक बृहद मामला है, गांव देहातों से कुछ भी करवा लेना, बिहार से ले आना, क्या कहते हैं 5वीं की सूची, तो इस तरह के आधार पर बनाते हैं, हम सबको खंगाल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने तो STF भी बना दी है, स्पेशल टास्क फोर्स भी बना दी है। तो बांग्लादेशियों को यदि निकालने का कोई काम करता है ना, ईमानदारी से बताऊं, आप देखिएगा, अवैध प्रवासियों को निकालने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है, चाहे सरकार में रहे या ना रहे। विरोध भी करते थे, हम ही करते। हमने तो कभी कभी किसी कांग्रेसियों को देखा भी नहीं अवैध मतलब प्रवासी के विरुद्ध बोलते हुए। और रही बात क्या कहते हैं, मैं दीपक बैठ जी के बयान को सुन रहा था, आश्चर्य लगता है कभी कभी कि इंटेलिजेंस फेल हो गया, ये हो गया। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा है, तीस्ता नदी, जिसको हम गंगा नदी बोलते हैं, पद्मा नदी बोलते हैं, और जंगल का क्षेत्र भारत से लगा हुआ है। आने के हजारों रास्ते हैं, इतना आसान नहीं है रोक पाना। और कोई 2014 के बाद से ही भारत में आ रहा हूं ऐसा नहीं है कि अवैध प्रवासी तो वर्षों से आते जा रहे हैं। क्या 2000 में नहीं आ रहे थे, क्या 1995 में नहीं आ रहे थे? एक राष्ट्रीय समस्या है। इसीलिए हम NRC लाते हैं कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर क्यों लाते हैं, ताकि हम अपने नागरिकों का वो रख सकें। ठीक है, और आसाम में लागू है। रविंद्र जी, कांग्रेस क्यों विरोध करती है इसका? ये ठीक है, ये बिल्कुल मान सकते हैं कि पूर्व की सरकारों ने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया, चाहे केंद्र के रही हो या राज्यों में, मान लेते हैं। लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस देश को बेच देगी, ये कांग्रेस का वोट बैंक है, क्या ये लगता है कि ये बयान की जरूरत नहीं थी? क्योंकि देखिए, अहमदाबाद, गुजरात में आपके 20 सालों से सरकार है, अहमदाबाद में भी घुसपैठिए निकले हैं, और लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में भी आप ही की सरकार रही है, फिर भी इतने बड़े संख्या में घुसपैठिए। सवाल ये नहीं कि वो आए कैसे, सवाल ये भी है कि उन पर कार्रवाई तो नहीं हुई। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर उड़ेल देना पूरा मामला, क्या वो ठीक है? नहीं, हम तो कांग्रेस के ऊपर उड़ेल ही नहीं रहे, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आप बताइए, कल भी देखिए रायपुर में पकड़ाए हैं, हमने उनको भेजने की डिपोर्ट कर रहे हैं, भिलाई में पकड़े, हम ही तो अभियान चला रहे हैं।
हम कांग्रेस को दोष नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस के बयानों पे हंसी आती कि मतलब क्या कहते हैं किसका फेलुअर है, मतलब मोदी जी का फेलुअर। यदि आए हैं वो वर्षों से हैं तो उनको भगा भी रहे हैं, हम ही भगाएंगे। आप बताइए, अवैध अप्रवासियों को हम भगाने के लिए इसीलिए तो एनआरसी लाते हैं क्या, राष्ट्रीय जनसंख्या की जो नागरिक रजिस्टर है, क्यों लाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि हम अपने नागरिकों का वो रख सके और अवैध नागरिक उसको भगा सके। तो क्यों कांग्रेस विरोध करती है एनआरसी का? आप निश्चित मुझे रूप से बता देखिए दीजिए। वो एक अलग मुद्दा जरूर है, लेकिन अगर आप असम की बात कर रहे हैं तो तब हालात बहुत जटिल भी थे 71 के बाद, जिस वजह से घुसपैठिए घुस के शायद, मैं डिफेंड नहीं करना चाह रहा, पर शायद उतने संसाधन नहीं थे, क्योंकि जब आपने एनआरसी शुरू भी किया सबसे पहले असम में ही हुआ, तब हम भी जानते कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए सिर्फ इस अभियान को चलाने के लिए। खैर, इस पर वापस लौटेंगे। श्रुति जी, बीजेपी का कहना है, सीधे तौर पर कहो तो अजय चंद्राकर जी का कहना है कि आपके जनरल SC ST OBC वोट बैंक के साथ साथ एक और वोट बैंक है, घुसपैठिया वोट बैंक, उनसे वोट लेते हैं आप और उनको रहने देते हैं। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और बहुत आश्चर्यचकित होता है कि इतने मतलब वरिष्ठ विधायक, इतने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता जब इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं, मतलब बहुत शर्मनाक बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो ये कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब जो घुसपैठी है ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये कांग्रेस का वोट बैंक है। अरे मैं अजय चंद्राकर जी से कहना चाहूंगी, तो आप इस चीज को सिद्ध कर दीजिए कि कैसे ये घुसपैठी लोग कांग्रेस के लिए वोट बैंक बन गए, कैसे ये लोग हमारे लिए वोट की राजनीति बन गए हैं। आप इस चीज को सिद्ध कर दीजिए, हमको इनसे क्या फायदा होगा। मतलब ये कुछ भी बोलते जाते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की प्रक्रिया को शायद ये लोग अंजाम देते हैं, इसलिए दूसरों को अपने जैसा समझते हैं। मैं आपको बता दूं एंकर महोदय, देखिए लगभग जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस समय जब पाकिस्तान के साथ जो है बांग्लादेशी लोगों की लड़ाई चल रही थी लगातार, उस टाइम पे हमारे भारत में लगभग 1 करोड़ जो है बांग्लादेशी भारत आ गए थे। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था जब इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इतने अधिक बांग्लादेशियों को वापस से पाकिस्तान भेजा था। अगर कांग्रेस का ये लोग वोट बैंक रहते तो कभी भी इंदिरा गांधी के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता, इन्हें तो भारत में रखकर नागरिकता दे दी जाती, क्योंकि वो तो स्वयं प्रधानमंत्री थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते, उन घुसपैठियों को वापस से उनके ठिकाने पर भेजा गया। लेकिन ये लोग इतनी ओछी बातें करते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ इस डिबेट के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, डबल इंजन की आपकी सरकार, ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार, तो जब आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये कैसा जीरो टॉलरेंस है बताइए। आपकी ही सरकार में भी गुजरात में 6000 रोहिंग्या का पता चला है, छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों का पता चला है। तो भाई आपकी ही सरकार है, पिछले 11 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है। तो लेकिन श्रुति जी देखिए ऐसा है, जो बात रविंद्र जी कह रहे हैं मैं वही दोहरा देता हूं। देखिए अगर बात हो रही है घुसपैठियों के घुसने की, तो 2014 से पहले तो आप ही की सरकार थी, लंबा कार्यकाल रहा यूपीए सरकार का 10 साल का, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार रही, पर कोई कदम नहीं उठाया गया इस तरह घुसपैठियों को लेके। चलिए वो आ गए, चाहे वो रोजगार के लिए आ गए, किन्हीं अन्य कारणों से आ गए, जो भी है, लेकिन इनको लेकर कोई सीरियस कदम उठाया गया क्या कांग्रेस की तरफ से? 71 की बात छोड़ते हैं, अभी की बात करते हैं। जी देखिए अभिषेक जी, लगातार इन घुसपैठियों के ऊपर कांग्रेस ने कदम उठाए थे। अब जब जाके इतने सालों से इनकी सरकार है, जब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ये अब उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? नहीं, आखिरी बार श्रुति जी, इस तरह का अभियान, इस तरह का ड्राइव कब चलाया गया आपकी सरकार में? श्रुति जी, आपकी सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में कब ये ड्राइव चलाया गया इस तरह का? नेशनल स्तर पर 2014 से पहले क्या ऐसा अभियान चलाया गया था? बिल्कुल, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल था, उसके बाद और प्रधानमंत्रियों का जब कार्यकाल था, तब भी ये अभियान चलाया गया था। भूपेश बघेल जी के समय भी ये अभियान चलाया गया है। अरे मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि लगातार जब इतने वर्षों से आपकी सरकार, मुझे एक मिनट अभिषेक जी, मुझे आप ये बताइए, ना तो आप देश में आतंकवादियों को रोक पा रहे हैं, ना तो आतंकवादी हमले को रोक पा रहे हैं, ना तो ये घुसपैठी इनको रोक पा रहे हैं, तो आप किस प्रकार की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? आप किस प्रकार के वोट बैंक की बात कर रहे हैं? आप तो स्वयं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं वोट की राजनीति कर रही है, सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बरगलाती है। आप क्या नहीं कर पा रहे हैं इन 11 सालों में? मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है रविंद्र जी, जल्दी से जी। सबसे बड़ी बात यह है, क्या कहते हैं, हम वोट बैंक बोल रहे हैं कि जो अवैध अप्रवासी लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, विशेषकर बांग्लादेशी और क्या कहते हैं रोहिंग्या, कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी नहीं, कभी नहीं देगी। देगी तो अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को देगी।
और कोई कारण नहीं है। आप ये बोल रही हैं 1971। वही तो आप सिद्ध कर दीजिए। सुन लो ना, कर तो रहा हूँ, कांग्रेस और कर दे रहा हूँ ना, मुझे तो कर दीजिए। देता हूँ ना। आप लोग कब अभियान चलाए? बिल्कुल क्या बिल्कुल याद है? स्टेटमेंट है में तो 1971 आप में लोग पैदा मान नहीं लीजिए। हुई होंगी आपको, चलिए जो 1971 की बात कर रही है। अब सुन इस- लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सुन लीजिए एक मिनट। ये यहाँ पर देखिए आप, कोंडा गांव के आगे बस्तर में बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को बसाया गया है, जरा जाकर देख लेना। हम्म। वो पूरे बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं। आप बाहर भगा दी बोल रही हैं। एक आध बार घूम के आइए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सा ये है, कोंडा गांव के आगे जो पूरा बांग्लादेशी है, प्रवासी तो है। वो किसने बसाया? कांग्रेसियों ने तो बसाया। पर रविंद्र जी, अगर एक ऐसा है करोड़- तो केंद्रीय जी। गृह मंत्रालय ने जो रोहिंग्या आए थे, जिनको बाहर निकाल दिया था उन्हीं के देश से, उनको भी सहारा दिया था भारत ने टेम्पररी टाइम पे कि आप ठीक है यहाँ पे रहिए, दिल्ली में जो रह रहे थे। अब इसको लेकर विरोध जरूर हो रहा है, पर दिया गया था नहीं। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, इंसानियत दिखाने के लिए। नहीं, हमने जो सदानी दरबार पे जो आते हैं ना पाकिस्तान से धार्मिक यात्रा के लिए, उनको हमने दिया था कि धार्मिक यात्रा पर आए हैं। वो भी गृह मंत्री से मिलने आए थे तब, कि ठीक है, वो भी भारतीय, वहां के भारतीय नागरिक थे, मतलब वहां के नागरिक है, हिंदू थे, उनको दिया है हमने। सबसे बड़ी बात है, ये कोई समस्या क्या कहते हैं ना कांग्रेस की ना भाजपा की है भाई, राष्ट्रीय समस्या, इसमें क्या राजनीति करना है। और ये जो यही तो बात है ना रविंद्र जी। अजय चंद्राकर जी जो बयान दे रहे हैं, क्या उसमें उतनी गंभीरता है, नजर आ रही है? जाहिर सी बात है ये अभी की समस्या नहीं है, लेकिन मैं इस पर तो आऊंगा वापस। उससे पहले रमेश जी, जो बात कह रही थी श्रुति जी, उसमें सच्चाई तो है, लेकिन वो सच्चाई कुछ ऐसी है कि जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पूरे देश में यह अभियान चलाया गया था, ड्राइव चलाई गई थी कि जितने भी किराएदार रह रहे हैं उनका लोकल लेवल पर जाकर वेरिफिकेशन किया जाए, ये लोग कौन है, कहां से आते हैं, इनके दस्तावेज है कि नहीं, जांच की जाए। ठीक ऐसा ही पहलगाम हमले के बाद भी अब हो रहा है, इन लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन बात यह है कि यह काम रेगुलर लेवल पे नहीं किया जाता कि आपके यहाँ जो किराएदार रह रहा है उसका किरायानामा बना है कि नहीं, जो दस्तावेज होने चाहिए आपके पास उपलब्ध होते नहीं है। लेकिन पुलिस खुद कोई अपने स्तर पर कार्रवाई करती नहीं जब तक ऊपर से कोई बड़ा आदेश ना आ जाए। रमेश जी, देखिए अभिषेक जी, विषयांतर नहीं होना चाहिए। पहली बात हमको समझना चाहिए, शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर है। श्रुति शुक्ला जी ने 71 जिसका जिक्र किया, वो शरणार्थी थे, घुसपैठी नहीं थे। घुसपैठी जो है वो उसके दो वजह होती। एक तो उनका नजरिया गलत होता है, वो गलत तरीके से आते हैं और गलत काम करने के लिए आते हैं। दूसरा यह है कि मजबूरी में भी घुसपैठ होती है, कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है तो घुसपैठ हो गया। तीसरा विषय यह है कि जैसे मैंने खुद कई उदाहरण देखे हैं कि कोई आदमी वैलिड डॉक्यूमेंट से बांग्लादेश से भारत आया, वो आया जनवरी 2025 के लिए। जनवरी 2025 में उसका वैलिडेशन खत्म हो गया, लेकिन वापस नहीं गया। उसके बाद वो इनवैलिड तरीके से यहाँ रुक गया और लंबे समय तक रुका रहा, तो वो भी एक तरह से घुसपैठ की सीमा में आ जा रहा है। ऐसे लोग भी आ जा रहे हैं। और जो बॉर्डर पर जैसा रवीन जी ने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे लोगों को पकड़ लिया जाए। बॉर्डर पर आप बॉर्डर की सिचुएशन को देखिए तो भारत के लोगों के गांव में जो रह रहे हैं बॉर्डर के लोग, उनकी रिश्तेदारियां बांग्लादेश के बॉर्डर के रहने वाले लोगों के साथ हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो गांव में लोग रह रहे हैं उनकी रिश्तेदारियां भारत के लोगों के साथ है। उनका आना जाना लगा हुआ है, उनके खेती के टुकड़े उधर हैं और बांग्लादेश के टुकड़े इधर हैं, तो खेती के कामों से भी आ जा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर घुसपैठ नहीं, लेकिन रमेश जी ये बात भी तो सही है ना कि बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे ही रिश्ते रहे हैं जब तक ये तख्ता पलट नहीं हुआ था। अब और जिन मित्र देशों के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं शायद उतनी कड़ाई नहीं बरती जाती है, वो भी एक कारण है कि शायद इतने बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदुस्तान में है। नहीं, ये सारे कारण हैं, बिल्कुल जायज हैं। और रहना कोई मैं तो ये कहूंगा कि चूंकि मैत्रीपूर्ण देश है तो इस तरह से कुछ गलत नहीं, लेकिन जब नीयत गलत हो, काम गलत हो और गलत अभियान में लोग जुट जाते हैं तब वो गलत हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जैसे पहलगाम की बात आपने कही कि पहलगाम के बाद जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने पूरे देश में एक सर्च अभियान चलाया है, तो इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। हमको भी सहयोग करना चाहिए, श्रुति जी को भी करना चाहिए, रवीन जी को भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। ये अपने देश का मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसमें राजनीति करने की क्या बात है। निश्चित रूप से श्रुति जी, अब तक हम अजय चंद्राकर जी के बयान को लेकर कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दीपक वैद्य जी के बयान को किस तरह से देखें? आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, गृह मंत्री जी का धन्यवाद, आपने केंद्रीय गृह मंत्री की पोल खोल दी है।
तो ये आदेश जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री से ही तो आया है कि पूरे देश में ड्राइव चलाया जाए। उसी आदेश के आधार पर तो पूरे तमाम राज्य जो है इस वक्त ये सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। तो दीपक बैज जी का ये बयान कहां तक सही लगता है आपको? जी देखिए, जब अजय चंद्राकर जी ने जो कहा तो उसके पलटवार में दीपक बैज जी ने कहा जैसा कि विपक्ष के नेता करते हैं, तो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो देखिए, हमको ये समझना होगा अभिषेक जी कि उनके कहने का आशय है कि कहीं ना कहीं देखिए, तो आपने इतनी साफ गोई से आप यही कह रहे हैं कि उन्होंने भी एक राजनीतिक बयान दिया तो बदले में आपने भी कुछ वैसा ही किया? नहीं, बयान नहीं, उस तरीके का बयान तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता उस स्तर का बयान तो दे नहीं सकते अभिषेक जी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि उनके कहने का आशय ये हो सकता है, देखिए कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार की जो भूमिका है यहाँ पर वो तय करती कि ये मतलब किस प्रकार से इनकी तैयारी रही है कि 11 साल से तो केंद्र में आपकी सरकार है, मजबूती के साथ आप एक्शन ले सकते थे, मजबूती के साथ जो है बॉर्डर पर है आप सुरक्षा कर्मी तैनात कर सकते थे और स्ट्रिक्ट होकर एक्शन वहां पर लेना था। लेकिन जो एक्शन आप ले नहीं पाए, स्ट्रिक्ट होकर कार्रवाई कर नहीं पाए, तो आज ऐसी स्थिति बन गई है कि ये घुसपैठी इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं भारत पर और अनेक राज्यों में इनके मिलने की जो सूचना प्राप्त हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र की भूल चूक का नतीजा है। उस चीज की ओर दीपक बैज जी नहीं, पर श्रुति जी, इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता है। पर खैर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा रविंद्र जी, इतनी बड़ी संख्या में अगर घुसपैठिए निकल रहे हैं और ये ऐसे निकल रहे हैं कि इनके पास राशन कार्ड भी है, इनका बैंक अकाउंट भी है, सब कुछ अवेलेबल है, तो यानी कि एक पूरा भ्रष्ट सरकारी तंत्र काम कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है आपकी सरकार के सामने भी कि इनको आइडेंटिफाई करे। सिर्फ जो घुसपैठी हैं उन पर कार्रवाई करने से नहीं होगा, ये उनको जो दस्तावेज बना के देते हैं, क्योंकि आप ही ने शुरू में बताया कि स्कूल की मार्कशीट बनाते हैं स्कूल वालों को पैसे देकर, तो ये कौन से स्कूल वाले हैं, वो कौन से प्राचार्य हैं जो करवा रहे हैं, ये भी तो पता लगाना होगा। मैंने तो कहा ना, ये चुनौती है और एक दिन का नहीं है, वर्षों का है। अब कांग्रेस को एक ही चीज सोचता है 2014 के बाद, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोल दिया, पोल खोल दिया अपने ही नेता का कि पलटवार करना था इसलिए बयान दे दिए। मतलब कांग्रेस के लोग खुद हम बोले उसका पलटवार करना है, जिसका कोई तथ्य ना हो उसको सही मानते। अब रही बात, देखिए मैं बता रहा हूँ, करीब करीब 4095 किलोमीटर, मतलब 40-100 किलोमीटर का वो है क्या बांग्लादेश और भारत की सीमा, एक बात, और 7 जगह से खुली हुई सीमा है ना, ऐसा नहीं जहां से इनका प्रवासन होता है। इसीलिए तो कहा हमने किया ना, क्या कहते हैं, हमने आधार सेंटरों को पकड़ा है, हम एसटीएफ का गठन किया, इनका पासपोर्ट कैसे बन सकता है, इनका क्या कहते हैं अनुसूची कहां से बन रहा है, ये पैन कार्ड कहां से बना रहा है। और एक छत्तीसगढ़ ने नई पहल की है, हर किराएदार को हमने कहा ऑनलाइन सिस्टम है, अब थाने मत आना, आपको परेशानी होती, यदि आपके यहाँ किराएदार है तो उसकी जानकारी अपलोड कर देना। इसीलिए तो किया है हमने, हम तो पहल कर रहे हैं। और ये आइडेंटिफाई हो क्यों रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेहनत कर रही है, इनको पहचान लिया। कांग्रेस तो कोई पड़े रहने दो ना, इतना बड़ा देश है, बांग्लादेश के लोग 2-4 नहीं, ऐसे नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी कार्रवाई हो रही है। पर खैर, माफी चाहूंगा, इस चर्चा को यहाँ रोकना होगा, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, घुसपैठिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऐसे बहुत से लोग हैं गरीब परिवार से आते हैं जो रोजगार के चलते हिंदुस्तान में आ जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इन तमाम देशों की तुलना में बेहतर है। अब ऐसे में इनको आइडेंटिफाई करना, इनको डिटेंशन सेंटर में रखना या वापस उनके देश पहुंचाना है, एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है। लेकिन जाहिर तौर पर ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो इस पर नेताओं के बयान भी गंभीर होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।